हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन दोस्तों है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दो वीडियो करें तो ज़्यादा आप लोग को भी रिवीजन करने में दिक्कत होगा और एग्ज़ाम का टाइम है तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश करें कि एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे अब, और 1-2 दिन और लगेगा चैप्टर ख़त्म होने में, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आइए आते हैं पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। तो ये बढ़ता है दोस्तों 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे एस हो जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से। ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग से भिन्न है। प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग जो है से भिन्न है। तो क्यों भिन्न है? क्योंकि ऊर्जा में जो वहन करती है इसलिए भिन्न है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि हवा में ध्वनि का तरंग की तीव्रता, हवा में ध्वनि की तरंग की तीव्रता ये होता है आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है हवा में ध्वनि के तरंग तीव्रता। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुक्रमानुपाती को एक और नाम से जाना जाता है समानुपाती। अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहा जाता है, समानुपाती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में एक प्रमुख समानता है। दोस्तों, ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में प्रमुख समानता जो है वह है दोनों जो है व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं। दोनों जो है व्यतिकरण प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं, ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है तो संचरण होता है किस में? जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है तो संचरण होता है ऊर्जा का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 6, 4 तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि की चाल का अनुपात होगा। 4 तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि का अनुपात होगा। दोस्तों, वायु में जो है ध्वनि का जो चाल होता है दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कितनों वायुमंडलीय दाब हो। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1। क्वेश्चन नंबर 7, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को ही किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो गमन करती है जो दोस्तों नली में बराबर परिवर्तन के द्वारा करता है इसका गमन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णवर्त। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कर्णवर्त। क्वेश्चन नंबर 11 ध्वनि है एक ऊर्जा का एक रूप। ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से। एक संपीड़न और एक विरलन से जो है अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 अनुप्रस्थ तरंग की गति। अनुप्रस्थ तरंग की गति जो है श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। अनुप्रस्थ तरंग की गति जो होता है श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है। दो क्रमागत संपीड़न तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है एक तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 दो क्रमिक श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है। दो क्रमिक श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है तो ये होता है तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है जो दो क्रमिक श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तो कहते हैं उसको दोस्तों तरंग का आयाम। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, तरंग का आयाम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ उत्पन्न हो सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में जो है उत्पन्न हो सकता है अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों कि ध्वनि के बहुलित प्रवर्तन का उपयोग और फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि ध्वनि के बहुलित प्रवर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है डॉक्टर स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में और हॉर्न में, यानी किस में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। क्वेश्चन नंबर 19 किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो होता है दोस्तों
तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 21, मेघ यानी कि बादल, मेघ गर्जन, मेघ जो गरजता है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति का मुंह खोलता है, व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, इसलिए मुंह अपना खोलता है। जब मेघ यानी कि बादल गरजता है तो व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, क्योंकि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु का दाब को बराबर करने के लिए खोलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। निम्नगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही उत्तर सोनार। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एकॉस्टिक विज्ञान है दोस्तों, ध्वनि से संबंधित जो है एकॉस्टिक विज्ञान है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक विमान यानी कि डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करती है। तो प्राथमिक विमान जो है डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करती है। ये करती है दोस्तों ध्वनि बूम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि बूम। क्वेश्चन नंबर 27, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेजुरेशन के लिए प्रयुक्त है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनार। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है दोस्तों निर्वात में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों VA यानी कि वायु, VW यानी कि जल और VS यानी कि इस्पात। तो ध्वनि का वेग जो है ठोस में अधिक होता है और निर्वात में जो है सबसे कम नहीं होता है, न के बराबर होता है। इसमें ठोस कौन हो गया? इस्पात हो गया। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग इस्पात में होगा, तो VS में सबसे ज़्यादा होगा। तो VS कौन सबसे लास्ट? VS देखिए ये जो है VS है, बाकी सब VA, VW। तो VA यानी कि वायु में तो सबसे ज़्यादा होगा नहीं, W में सबसे ज़्यादा होगा नहीं, और VA यानी कि वायु में होगा नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VA लेस देन VW लेस देन VS। यानी कि सबसे कम वायु में, उसके बाद वाटर में, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस्पात में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी तरंग शून्य में
संचरण नहीं कर सकती है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। शून्य का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों निर्वात। शून्य का मतलब निर्वात यहाँ पे हो गया दोस्तों। शून्य में संचरण नहीं कर सकती है तो ध्वनि तरंग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 31, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 32, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। लोहा, लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 664 किलोमीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड, दोस्तों 664 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि जो है चाल सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। दोस्तों हम जानते हैं कि ठोस में जो है ध्वनि का चाल अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ पर ठोस जो है लकड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग अवरक्त तरंग का, अवरक्त, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही उत्तर, अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, गैसों में जो है ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रसरण तरंगें कहलाती है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंग को कहते हैं अपस्रव तरंगें, अपस्रव तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपस्रव तरंग कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गलत ही चुनना था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ध्वनि का वेग जो है कौन सा सही है। तो ध्वनि का वेग माध्यम के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों, ये गलत है, हमको सही चुनना है। तो ये गलत बोल रहा है कि माध्यम के प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, ठोस में ज़्यादा होता है, निर्वात में नहीं होता है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में निम्नतम होता है। गैस में अधिकतम वेग और द्रव में निम्नतम नहीं, ये भी गलत है। द्रव में अधिकतम होगा, गैस में निम्नतम होगा। फिर ठोस में अधिकतम और द्रवों में निम्नतम, ठोस में अधिकतम और द्रव में निम्नतम। और चौथा डी में है ठोस में अधिकतम और गैस में निम्नतम, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर ये ऑप्शन डी नहीं रहता तो इसका आंसर सी भी होता, क्योंकि ठोस में अधिकतम और द्रव में निम्नतम, क्योंकि ठोस से कम ही द्रव में
इसका वेग होता है। तो ठोस में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम इसका सही उत्तर हो सकता था, लेकिन इसके डी में भी ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम। ये और सही हो गया क्योंकि गैस में सबसे न्यूनतम होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी नहीं रहता तो ऑप्शन सी भी इसका सही उत्तर होता। इसका सटीक आंसर जो है ऑप्शन डी ही रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है दोस्तों कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यानी कि आवृत्ति यानी कि तीक्ष्णता यानी कि आवाज़ तेज होते जाता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है डॉप्लर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, डॉप्लर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 40। डॉप्लर प्रभाव संबंधित है, तो डॉप्लर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। किस ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉप्लर प्रभाव। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, उतार चढ़ाव को ही डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु नक्की आवाज़ अवश्य सुनते हैं। इसका कारण है ध्वनि का इसका कारण ध्वनि का विवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों, आप लोग समझिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे की बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, देखते हैं तो नहीं, अच्छा मैंने अंदर बातचीत जो कर रहा है उसको देखते तो नहीं है, लेकिन नक्की आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। देखते नहीं है लेकिन नक्की आवाज़ जो है सुन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आता है। किस कारण से आता है? ये आता है दोस्तों विवर्तन के कारण से, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो दोस्तों ये होता है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 44। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है, तो दोस्तों इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही नहीं सुनाई देता है। क्वेश्चन बोल रहा है समझिएगा कि जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं, मैंने दो लाउड स्पीकर जो है साथ साथ बजा देते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर में जो है बैठे श्रोता यानी कि कोई व्यक्ति
को जो है इसका ध्वनि सुनाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 45, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 46, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, तो दोस्तों इसका कारण है अनुनाद। ऑप्शन सी अनुनाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था, कहा जाता है कि जब तानसेन कोई व्यक्ति था वो गाता था तो खिड़की के कांच या कांच का गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ये किस कारण के कारण हो सकता है? ऐसा संभव है तो ये हो सकता है अनुनाद के कारण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 48, हम रेडियो के घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? यह संभव है अनुनाद के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 49, जब सोना पुल को पार करती है, जब सोना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर, सेना है दोस्तों, सेना, सॉरी दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक हो गया। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जब सेना पुल को पार करती है, जब सेना जो है यानी कि फोर्स पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, गुंजहीन हॉल यानी कि जिस हॉल में गूंजता है का अनुसरण हॉल होता है, अनुसरण काल होता है। गुंजहीन हॉल में जो है अनुसरण काल उसका कितना होता है? तो दोस्तों उसका होता है 0 सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, गुंजहीन हॉल। अच्छा, गुंजहीन हॉल का मतलब हो गया दोस्तों कि जिस हॉल में गूंजता नहीं है आवाज़, उसका हो जाए गुंजहीन हॉल। उसका अनुसरण काल हो गया 0 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया। अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध जो है प्रतिपादन किया था सिबेन, ऑप्शन सेबिन ने किया था, सेबिन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, सेबिन। क्वेश्चन नंबर 52, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, ये लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा 9 संचालकों के द्वारा जो है सोनार अधिकांशतः जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिध्वनि तरंगे डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे डैश के कारण उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है दोस्तों परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है दोस्तों
कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो करता है प्रवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए 56 फीट होना चाहिए। प्रवर्तक और एक व्यक्ति की जो दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 फीट। और ये मीटर में रहता है दोस्तों, तो मीटर में हो जाता है 17 पॉइंट कुछ मीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो करते हैं प्रवर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है प्रवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 57। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10। क्वेश्चन नंबर 58। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 1/10 सेकेंड के बराबर। 1/10 सेकेंड के बराबर 1/10 सेकेंड। सब ऑप्शन में सेम ही है दोस्तों, सभी ऑप्शन सेम है। 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड के बराबर दोस्तों। तो तीनों जो है ऑप्शन इसमें सही एक ही दिया हुआ है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/10 सेकेंड के बराबर होना चाहिए समय अंतराल। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है दोस्तों, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार जो है उसका कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो होता है रेडियो तरंगों का प्रवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रडार की जो कार्य प्रणाली होता है रेडियो तरंगों का प्रवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल एवं ध्वनि श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 62। प्रतिध्वनि का कारण जो है ध्वनि का प्रवर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का प्रवर्तन। ऑप्शन ए प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 63। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में जो है घटित नहीं होती है? तो होता है दोस्तों ध्रुवन। ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि को सुनने के लिए कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के जो है ध्वनि नहीं चलता है। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चलता है, इसलिए वहाँ पे माध्यम नहीं है, इसलिए वहाँ जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुन नहीं सकता है चंद्रमा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 नंबर का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है जो है अनुधारी होती है। अनुधारी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुधारी ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुधारी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के लिए सत्य है? तो ध्वनि तरंगे के लिए सत्य जो है इसको ध्रुवित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये निर्वात में चल सकता है? नहीं, निर्वात में नहीं चल सकता है। आगे यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69। अपस्रव तरंग की प्रकृति आवृत्ति होती है। अपस्रव तरंग की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम जो होता है अपस्रव तरंग कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और श्रव तरंग हो जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव तरंग हो जाता है, और 20,000 से ऊपर जो होता है प्रस्रव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। प्रस्रव तरंगे वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति प्रस्रव तरंगे वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है उसे प्रस्रव तरंगे कहलाता है। प्रस्रव तरंग कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। प्रस्रव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72। प्रस्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो दोस्तों क्या था? गाल्टन ने। गाल्टन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन ने जो है प्रस्रव तरंग को जो है सबसे पहले सीटी बजाकर जो है उत्पन्न किया था, सीटी बजाकर। क्वेश्चन नंबर 73। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ये करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण करके। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घेरों से दूर भगाने के लिए क्या में लाया जाता है? कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग से। अल्ट्रासोनिक तरंग से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 76।
विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों को आंतरिक भाग का जो है सफाई के लिए प्रसरव तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रसरव तरंग। क्वेश्चन नंबर 77। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि जो कहलाता है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है v बराबर n लैम्डा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, v बराबर n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 79। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट नहीं सुनाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है चंद्रमा पर धरातल से जो है दूरी विस्फोट नहीं सुनाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो इसका नियंत्रण करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं तो दोस्तों उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। प्राध्वनिक विमान जो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। कथन ए रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन आर प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनिक चाल बहुत कम होती है। प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, इसलिए तो बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 83। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है निम्नलिखित कथन में कौन सही कथन है? तापमान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर का। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन जो है ये जो है सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर कम लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गलत ही चुनना था और गलत ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 85। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो दोस्तों हम जानते हैं कि ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम रहता है। तो इसमें से ठोस कौन है? हवा ठोस है नहीं, गैस है, पानी ठोस है नहीं, द्रव है, ग्रेनाइट ठोस है नहीं। तो इसमें हो जाएगा लोहा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम
ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो दोस्तों ठोस जो में है ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा में करती है। निम्न द्रव्यों में सबसे तेज गति से जो है ध्वनि किस में करेगा? तो दोस्तों स्टील में सबसे तेज इसका हो जाएगा गति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। क्वेश्चन नंबर 91, वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि का वेग यानी कि चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल होगा। तो ध्वनि का चाल जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड ही। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु को बिना टकराए ही उड़ता है? चमगादड़ जो है रात्रि में किसी वस्तु को बिना टकराए हुए ही उड़ता है। बिल्कुल सही है, बिना टकराए हुए ही उड़ता है। अब कथन आर बोल रहा है कि चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो चमगादड़ों से जो है इंफ्रासोनिक तरंग नहीं निकलता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए वही घटती जाती है। यह उदाहरण है दोस्तों डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो यानी कि 95 डेसिबल के जो अधिक होता है, 95 डेसिबल से अधिक जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, इसमें से कौन है? तो दोस्तों ये होता है ध्रुवन। ध्रुवन जो है वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 97, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किया जा सकता है दोस्तों तरक्त्व, प्रबलता और गुणवत्ता का कारण नहीं दोस्तों। और ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन बी में बोल रहा है केवल तरत्व और प्रबलता का कारण तो नहीं, केवल ध्वनि प्रबलता का कारण नहीं, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्री की आवाज़ जो है आवृत्ति अधिक होती है। स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति जो है अधिक होने के कारण स्त्री की जो है आवाज़ पतली होती है, आवृत्ति के कारण, आवृत्ति अधिक होता है इसलिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की आवाज़ का तरत्व जो है पुरुष की आवाज़ के तरत्व से अधिक होता है, इसलिए बच्चों का आवाज़ जो है अधिक लोकप्रिय लगता है। क्वेश्चन नंबर 100, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो है अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो होता है तारतम्य के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारतम्य के कारण। क्वेश्चन नंबर 102, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों तारतम्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, साधारणतः बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारणतः बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 105, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो ध्वनि के वेग में किया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो कहते हैं मैक संख्या। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति जो है एक त्वरित आवेश के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्वरित आवेश। क्वेश्चन नंबर 108, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? दोस्तों ये होता है गामा किरण का। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी, गामा किरण का। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आवृत्ति जो है लिख देते हैं, आवृत्ति का क्रम उसी का उल्टा होता है जो है तरंगदैर्घ्य। उसी का उल्टा जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है। तो आवृत्ति का क्रम लिख देते हैं, आवृत्ति का क्रम जो है क्रम सबसे ज़्यादा होता है इसमें
आवृत्ति का क्रम जो है सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा का होता है, गामा का होता है। उसके बाद फिर होता है गामा के बाद एक्स किरण का होता है, एक्स रे का होता है, एक्स किरण। फिर उसके बाद होता है, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, रुकिए, ऐसे नहीं, सबसे ज़्यादा गामा का होता है गामा। फिर होता है एक्स किरण, एक्स किरण। फिर होता है पराबैंगनिक, पराबैंगनिक, पराबैंगनिक। फिर दृश्य, दृश्य। फिर उसके बाद होता है अवरत, उसके बाद होता है सूक्ष्म, उसके बाद रेडियो। जगह नहीं है दोस्तों, लेकिन पूरा लिख देते हैं, रुक के लिख ही देते हैं पूरा। देखिए लिखते हैं यहाँ पे गामा, गामा होता है। फिर एक्स किरण होता है, एक्स किरण होता है। फिर पराबैंगनी होता है, पराबैंगनिक, पराबैंगनी होता है। फिर दृश्य होता है, दृश्य होता है। फिर अवरक्त होता है, अवरक्त होता है। फिर सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। फिर रेडियो होता है, रेडियो होता है। फिर बस इतना ही होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, और सबसे ज़्यादा जो है किसका क्रम है, तो आवृत्ति का क्रम है, आवृत्ति, आवृत्ति का क्रम है। तो आवृत्ति का क्रम जो है सबसे ज़्यादा होता है गामा का। फिर उसके बाद उससे कम होता है एक्स किरण का, उससे फिर कम होता है पराबैंगनिक का, उससे कम होता है दृश्य का, उससे कम होता है अवरक्त का, उससे कम होता है सूक्ष्म का, और सबसे कम होता है रेडियो तरंग का। ये जो है आवृत्ति का क्रम है। इसी का जस्ट उल्टा करिएगा तो फिर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य जो होता है, इसी का उल्टा तरंगदैर्घ्य होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है गामा किरण का होता है, क्योंकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें कौन अवरक्त तरंग है, इनमें कौन जो है अवरक्त तरंग है। तो अवरक्त तरंग जो है 10⁻⁴ सेंटीमीटर अवरक्त तरंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 111, एक्स रे, गामा रे तथा पराबैंगनिक का आवृत्ति क्रम है। तभी बताया दोस्तों पर कि आवृत्ति का क्रम जो है सबसे ज़्यादा होता है गामा का, उसके बाद जो होता है एक्स किरण का, उसके बाद होता है पराबैंगनिक का, उसके बाद होता है दृश्य का, उसके बाद अवरक्त, फिर सूक्ष्म, उसके बाद रेडियो तरंग का। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स रे, गामा और पराबैंगनिक। तो एक्स रे जो है पहले हो जाएगा एक्स रे, यानी कि ये पहले हो जाएगा, आवृत्ति ए का ज़्यादा होगा। उसके बाद गामा, नहीं दोस्तों गामा का पहले होगा, सबसे ज़्यादा गामा का होता है तो गामा पहले होगा। तो गामा सबसे ज़्यादा गामा का होगा, तो सबसे ज़्यादा गामा यानी कि बी का सबसे ज़्यादा होगा सी से, यानी कि सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, पराबैंगनिक से, यानी कि पराबैंगनिक। हाँ, तब बी का ज़्यादा होगा सी से, और फिर बी का एक का ज़्यादा होगा
मतलब बी कब ज़्यादा होगा, ए से भी ज़्यादा बी के और सी से भी ज़्यादा बी के, यानी कि बी सबसे ज़्यादा, यानी कि बी है क्या, द बी है गामा किरण, इसलिए ज़्यादा है। फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112, विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण जो है दोनों लंबवत होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज इस चैप्टर को ख़त्म किए। चैप्टर आज तक हम लोग जो है चैप्टर 10 तक ख़त्म कर चुके हैं और 3 चैप्टर बचा हुआ है, 4 चैप्टर वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से अपने, और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो हर सब्जेक्ट का हम लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे और आप लोग का तैयारी बेहतर बनता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।